तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। तृप्ति मैथिली के कॉलेज से आया लेटर उसकी अलमारी में रख देती है और फिर बाथरूम में जाकर अच्छे से अपना मुंह धोकर पहले की तरह मुस्कुराते हुए उसके कमरे से निकल नीचे किचन की ओर आ जाती है। लेकिन घबराहट अभी भी हो रही थी उसे। वो नीचे लौटकर आती है तो भूषण जी हॉल में नहीं थे, वो अपने कमरे में चले गए थे। जिस पर अब तृप्ति भी जल्दी से किचन में आकर मौली के लिए चाय बनाने लगती है। लेकिन पूरे वक्त उसके दिमाग में वही लेटर में लिखी बातें घूम रही थी। पर अब वो चाय लेकर मौली के कमरे की ओर आकर उसके कमरे का दरवाजा नॉक करती है तो मौली उसे अंदर आने के लिए कहती है। मौली चेंज कर चुकी थी, शेखर अभी भी बाथरूम में था। तो तृप्ति जल्दी से मौली की चाय टेबल पर रख बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगती है कि तभी मौली उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, तृप्ति क्या आज बात भी नहीं करेगी मुझसे? बस चाय रखकर चली जाएगी? नाराज है मुझसे कल जो हुआ उसे लेकर? लेकिन अब घबराहट में उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे थे, जिसे वो साफ करते हुए ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं भाभी, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? वो भी भाई ने कहा ना कि आप लोग थके हुए हो, तो बस इसलिए कुछ नहीं बोली, क्योंकि बात करती तो यहीं बैठी रह जाती, वरना बाकी कोई बात नहीं है भाभी। आप चाय पी लो और फिर आराम करो, कुछ और चाहिए आपको तो आप बता दो। लेकिन तृप्ति के हाथ की कपकपाहट मौली महसूस कर रही थी, जिस पर वो तृप्ति से कहती है, तृप्ति तेरे ये हाथ इतना कांप क्यों रहे हैं? तेरी तबीयत ठीक है ना? मौली ने इतना ही कहा था कि तब तक शेखर भी बाथरूम से बाहर आ गया था। जिस पर मौली शेखर से कहती है, शेखर देखो तृप्ति की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, कांप रही है ये और पसीना पसीना हो रखी है, अभी आंसू भी गिर रहे थे इसकी आंखों से। शेखर इतना ही सुन अपने हाथ में पकड़ा टॉवल वहीं फेंक जल्दी से तृप्ति के पास आकर उसको देखते हुए कहता है, क्या हुआ तुझे? तबीयत कैसे अचानक खराब हो गई तेरी? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी। पर शेखर को देखते ही फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो झट से शेखर के गले लगते हुए कहती है, भाई दी ने कुछ नहीं किया तो क्यों उन पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई तो क्या होगा? मामा जी नहीं सह पाएंगे, मामी और माँ टूट जाएंगे, भाई कुछ करो ना भाई। लेकिन ये सुन शेखर और मौली दोनों चौंक गए थे कि तृप्ति बोल क्या रही है। जिस पर शेखर उसे पहले सोफे पर बैठाता है तो मौली जल्दी से उसको पानी लाकर देती है, जो वो तृप्ति को पिलाकर तब कहता है, तृप्ति तू क्या बोल रही है? मैथिली को पुलिस क्यों अरेस्ट करेगी? तुझे किसने कहा ये? मैथिली ने कहा? पुलिस स्टेशन से कोई फोन आया उसे? बता ना तृप्ति, जब तक तू पूरी बात नहीं बताएगी तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा? मुझे पूरी बात बता। भूषण जी को ना सही पर शेखर को तो तृप्ति सब बता ही सकती है। ये सोच वो अपने आंसू साफ करते हुए शेखर से कहती है, 1 मिनट भाई, मैं अभी आती हूँ। इतना कह वो भागते हुए उसके कमरे से निकल गई थी और 2 मिनट बाद ही वो कॉलेज से आया लेटर शेखर को देते हुए कहती है, भाई ये अभी कुछ देर पहले ही दी के कॉलेज का एक आदमी देकर गया था। आज संडे को कॉलेज से लेटर क्यों आया है ये मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने दी को फोन किया तो दी ने मुझे ये लेटर पढ़कर बताने के लिए कहा कि ये क्यों आया है। लेकिन भाई टर्मिनेशन तो ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ये तो सही नहीं है ना, ये तो साफ झूठ है। पर तृप्ति की ये बात सुन मौली चौंक गई थी, शेखर भी वो लेटर पर चौंक गया था कि तभी मौली वो लेटर उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगी थी। लेकिन उसे पढ़ते पढ़ते मौली का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था और वो उस लेटर को वहीं पटक जल्दी से अपना फोन उठाती है तो शेखर उससे कहता है, किसको फोन कर रही हो मौली? जो गुनहगार है, कल जो हुआ परिवार ना बिखरे ये सोच हम चुप रह गए, मगर ये तो हमारे ही परिवार को चोट पर चोट दिए जा रहा है। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है, अब अति हो गई है शेखर, और यहाँ ये अति मेरे परिवार को चोट या तकलीफ पहुंचाए ये अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कह मौली
सीधा जय को फोन लगाती है, जो इस वक्त अपने पापा के साथ बैठा हुआ था। कुछ बातें चल रही थी उनके बीच, लेकिन तभी मौली का फोन आते देख वो पहले मौली का फोन उठाते हुए कहता है, हेलो, हाँ बोल मौली, कैसी है? और अब घर पर सब कैसे हैं? तूने किसी को ठीक छोड़ा है जो कोई ठीक होगा? तू चाहता क्या है जय? साफ साफ बता दे हमें। कल इतना बवाल हुआ, फिर भी तुझे सब्र नहीं है। मौली मौली, एक मिनट, तू क्या बोल रही है? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। साफ साफ बताएगी तू, कहना क्या चाहती है? देख, कल को लेकर मैं वैसे ही बहुत डिप्रेस हूँ। मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं हूँ। तो जो बोलना है साफ साफ बोल। तो साफ साफ सुन, अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए कि आज संडे होने के बावजूद भी लोगों के घर टर्मिनेशन लेटर भेज रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल करा रहा है। कौन सा कल तेरी जान पर हमला हुआ जो तूने मैथिली के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल कर दिया? एक सच कहा उसने और उसका ऐसा बदला ले रहा है तू उससे। चल टर्मिनेशन ठीक है, दोबारा मैथिली अब तेरी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी भी नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ तेरे साथ जो तूने उसके खिलाफ ऐसी एफआईआर दर्ज करवाई? तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे जय। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर ये केस तूने आज के आज वापस नहीं लिया तो कल एक एफआईआर तेरे खिलाफ भी दर्ज होगी। बदतमीजी तो तूने भी की है, तो एक हैरेसमेंट का केस तो तेरे खिलाफ भी बनता है, जो मैं खुद जाकर करवाऊंगी, और गवाह बहुत है मेरे पास। इतना कह मौली फोन कट कर देती है। पर जय की आंखों से इस वक्त आंसू गिर रहे थे। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, तो अवध जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ जय? मौली ने क्या कहा? लेकिन तभी जय सोफे से खड़े हो गुस्से से चिल्लाते हुए त्रिशा को आवाज लगाने लगता है। तो उसकी गरजती आवाज सुन त्रिशा बाहर तो आई ही थी, साथ ही साक्षी और यामिनी जी भी बाहर आ गए थे। पर त्रिशा को देखते ही जय सीधा उसी के पास आकर कहता है, तूने मैथिली को टर्मिनेशन लेटर भेजा है, उसके खिलाफ एफआईआर फाइल करवाई? ओह, तो तुझ तक ये खबर पहुंचा दी गई। अब डर लगा तो इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू। हाँ, मैंने मैथिली को टर्मिनेशन लेटर भी भेजा है और उसके खिलाफ एफआईआर भी फाइल की है, क्योंकि यही डिजर्व करती है वो, और जो वो डिजर्व करती है वो मैंने उसे दे दिया। लेकिन त्रिशा का ये रवैया देख जय गुस्से से चीखते हुए कहता है, और तू क्या डिजर्व करती है, सोचा है तूने कभी? एक धोखाधड़ी का केस तो तुझ पर भी फाइल होना चाहिए, क्योंकि तूने तो अपने ही भाई को छल दिया, उसके भरोसे को उसी के खिलाफ हथियार बना मेरे दिल को छन्नी कर दिया, एक भ्रम मेरे चारों ओर फैला दिया जिसमें मुझे तो भरोसे का जाल बना फंसाती रही। अब क्या उसी जाल को मेरे गले का फंदा बनाना चाहती है? और कितने लोगों की नजरों में गिराना चाहती है मुझे? इस हद तक गिरा देना चाहती है क्या मुझे कि मैं खुद से ही नजरें ना मिला पाऊं? मैं पागल हो जाऊंगा तब चैन आएगा क्या तुझे? कि तभी साक्षी जल्दी से जय के पास आकर उसे अपने गले लगाते हुए कहती है, जय प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप इस तरह गुस्सा करेंगे तो आपकी ही तबीयत खराब होगी। तो क्या करूं साक्षी, आज मेरी ही बहन ने मुझे मेरे ही अपनों में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो मैथिली का रोता चेहरा मुझे आंखें बंद करने नहीं दे रहा। इतना कुछ बुरा हो चुका है उसके साथ, और ये मेरी बहन और नई परेशानियां खड़ी कर रही है उसके लिए। तो बताओ कैसे शांत रहूं मैं? जिस पर साक्षी जय का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहती है, जय, शांति से सब सुलझ सकता है, आप अपने दिमाग को शांत कीजिए। ठीक है, एक बार गलती हो गई आपसे, पर आपकी सोच तो गलत नहीं है ना? आपने तो अच्छा सोचा था, पर आपको क्या पता था कि इतना गलत हो रहा है यहाँ सब। लेकिन अब जब आपको सब पता चल गया है तो उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। इस तरह खुद को परेशान कर, खुद को तकलीफ पहुंचा, आप खुद को कमजोर करेंगे। पर आप ये कोशिश कीजिए कि जिन्होंने जो खोया, अगर वो आप नहीं लौटा सकते तो कुछ नया तो लौटा सकते हैं ना। चाहे वो नया पुराने जख्म ना भर पाए, लेकिन आगे तो खुशियां देगा ना। और खुशियां तो हर गम भुला देती है। जब पश्चाताप से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, और वो तो एक वक्त पर आपके दोस्त थे, तो वो भी आपको एक ना एक दिन माफ कर देंगे। पर पहले आप अपने आंसू साफ कर जो अभी गलत हुआ है उसे ठीक कीजिए। मैथिली का टर्मिनेशन रुकवाइए और अर्जुन को कॉल कीजिए
और जो मैथिली के खिलाफ केस है उसे वापस लीजिए। और सबसे पहले तो आप खुद को संभालिए। आप खुद टूट जाएंगे तो कैसे सब ठीक होगा। माँ पापा सब आपको इस तरह देख परेशान है। हम इसलिए यहाँ वापस आए कि सबके चेहरे की मुस्कुराहट ही छीन ले। सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए। जब विश्वास खुद पर होगा तभी जीत हो सकती है। ये आंसू जीत तक आपको कभी नहीं पहुंचने देंगे। और मुझे आप सिर्फ जीतते हुए अच्छे लगते हैं। पर साक्षी के कहने पर जय उसको अपने गले लगा लेता है। पर अब अवध जी और यामिनी जी अब मुस्कुरा रहे थे और वैसे ही वो दोनों मुस्कुराते हुए उनके सिर पर हाथ फेर देते हैं। पर अब अवध जी त्रिशा को देखते हुए कहते हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिस बेटी पर सबसे ज्यादा गुरूर है वही बेटी मुझे एक दिन इतना शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देगी। आज बहुत तकलीफ हो रही है त्रिशा कि तू जो कर रही है वो सिर्फ तेरा ईगो तुझसे करवा रहा है, क्योंकि मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी। अवध जी के कहने पर त्रिशा की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से सीधा अपने कमरे की ओर चली जाती है। जय पश्चाताप करना चाहता था, लेकिन कैसे? मैथिली तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी और मिलन क्या सोच रहा था यह भी कह पाना मुश्किल था। पर आगे क्या होना था? क्या जय को मैथिली और मिलन की माफी मिलेगी? क्या वो अपना पश्चाताप कर पाएगा? और आगे क्या होना है? क्योंकि अभी तो सिर्फ एक हल्की सी परत खुली है इस कहानी की, पर आगे धीरे धीरे अब हर चेहरे से नकाब हटना और परत दर परत इस कहानी की खुलने की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए इस कहानी से जुड़े रहना जरूरी है। तो आगे भी इसी तरह इसके पार्ट्स को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज अपने कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद।